हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो मॉक टेस्ट कर रहे थे, साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट कर रहे थे, मैंने हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करवा दिए हैं पेपर से 2017 से 2023 के। अब मैं जो सीडीपी है उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ। सीडीपी के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक हरियाणा जीके के जो कंप्लीट टॉपिक जो भी स्टेट में पूछे जाते हैं उनकी एक लंबी वीडियो मैं डाल दूंगी, जिससे कि आपकी जो हरियाणा जीके वहाँ से कवर हो जाएगी। तो चलिए पहले हम सीडीपी को कंप्लीट कर लिया। 2019 टू ईयर के और क्वेश्चन बच गए, उसको करने के बाद हम फिर करेंगे हमारा जो हरियाणा जीके है उसको, करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट नंबर 11 रहेगा। ये पीजीटी का रहेगा भाई। पीजीटी 2019 का पेपर रहेगा। ये 2020 तक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमारे 10 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। 2021, 22, 23, तो ये 3 साल के हो गए, जिसमें से 2021, 22, 23 और 20, सॉरी कितने साल के हो गए? 4 साल के हो गए, जिसमें से 12 पेपर होने चाहिए। तो मैंने 10 वीडियो डाल दी, जिसमें से एक पेपर मैंने शायद पीआरटी का नहीं करवाया है, 2023 का या 22 का। उसको देखती हूँ मैं, अगर मेरे पास होगा तो उसको भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पीजीटी का रहेगा भाई। इसका लेवल अच्छा आया है पेपर का। 2019 का ये पेपर रहेगा। इसमें चीज़ें तो वही पूछी गई हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मुश्किल कर दी गई है पेपर की। तो आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। जब भी इस टाइप का कोई भी पेपर आए तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग सक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है। तो पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर पहले का सीखा हुआ ज्ञान हमें आगे के सीखे हुए ज्ञान में सहायता कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो लेकिन ये जो पीजीटी का पेपर है तो इसमें थोड़ा लेवल इसमें चेंज कर देगा। क्वेश्चन वही है, तो कि पहले सीखा हुआ ज्ञान इसमें क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है। तो यहाँ सुसाध्य का मतलब क्या हो रहा है? लर्निंग क्या हो रही है हमारी? सहायक हो रही है। तो यहाँ पे जैसे योग का मतलब है जमा। जब जमा के जो सम करते हैं बच्चा, तो वो गुणा करने में भी मदद करता है। आपको पता है, जब बच्चा गुणा करता है तो उसमें जमा सहायक होती है। जैसे बच्चे को बोला जाता है 2 3 जा करो, तो उसको 2 प्लस सबसे पहले हम ऐड करके ही उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, तो ये इसमें सहायक होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे, इसमें वर्टिकल दिया है, सिक्वेंशियल दिया है, लेटरल दिया है, लेकिन इसमें धनात्मक, पीआरटी में पूछा जाता तो क्वेश्चन आता सीधा धनात्मक ऋणात्मक, तो इसमें क्या आ जाता? धनात्मक आ जाता। लेकिन पॉजिटिव के मैंने बताया था 2 टाइप हैं। पॉजिटिव के भी 2 टाइप हैं। पॉजिटिव में जिसमें एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो फिर उसमें भी आगे 2 टाइप हैं, लेटरल और सिक्वेंशियल। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो अनुक्रमिक रहेगा, क्योंकि इसमें कर्म में सीख रहा है। पहले जोड़ से क्या सीखेगा? गुना। ऐसे ही ये सीख रहा है, तो इसमें अनुक्रमिक ये रहेगा सिक्वेंशियल। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह है कारक संबंधित है। तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक आ गया। आपको चीज़ों को पकड़ना सीखिए। प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक किससे संबंधित है? समाज से संबंधित है। डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है वो किससे? समाज से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा कारक संबंधित है, विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, तो ये सामाजिक पक्ष से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। तो समस्या समाधान करने में कौन सा उपयुक्त नहीं रहेगा? विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता या वास्तविक विषय समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक, अगर हम व्यापक अवसर प्रदान करें तो ये बच्चे के लिए अच्छा है। बालकों के समस्या समाधान, माता पिता को भी सम्मिलित कर देते हैं तो ये भी बिल्कुल अच्छा है। विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना, तो अगर कोई टीचर मॉनिटर कर रहा है कि बच्चा कैसे कर रहा है तो ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हम किसी चीज़ को फिक्स कर रहे हैं, फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता, यहाँ पे फिक्सनेस, इंग्लिश में देखिए फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट्स। हमें फिक्सनेस नहीं करनी है कि आपको इतना ही प्रक्रिया करना, इतना ही काम करना है, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस नहीं आएगी किसी भी योजना इसकी समस्या समाधान में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, या फिर दोनों का, या फिर न तो आंतरिक और नहीं बाह्य। तो इसमें पूछा है कि जो रोहन है उसने सुना, बाहुबली के बारे में सुना, या फिर बाहुबली जो पिक्चर है उसके बारे में देखा, तो वो क्या कर रहा है? नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है। तो उसको इसके इंतजार नहीं हो रहा कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। तो वो किस लिए पढ़ रहा है? जानने के लिए। तो क्यों? क्या है वो? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा आएगा इसमें।
फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आंकलन योजना है। यहाँ पे पूछा है कि जो हमारे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हैं, जो सोशल जो कल्चरल बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, उस पक्षपात से बचाव के लिए कौन सी सबसे अच्छी आंकलन अगर हमें असेसमेंट करना है, कोई बच्चा राजस्थान का है, कोई बच्चा अगर यूपी का है, तो उनका असेसमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि उनमें पक्षपात का भाव ना हो। विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करना, या फिर एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को अनुवांशिकता का कारण मानना, आंकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो उपयोग से बचना। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका जाएगा फर्स्ट। हम अलग अलग जो विधियां हैं उनको अपनाएंगे। अब जैसे हमें हिंदी का ही असेसमेंट करना है, अब हिंदी में कुछ जो यूपी वाले लोग हैं वो कुछ वर्ड अलग बोलते हैं, तो उसमें उसको गलत नहीं मानेंगे, उनकी जो मदर टंग है उसकी जो ट्यून है आ जाती है। हरियाणवी कुछ वर्ड्स अलग बोलते हैं, हम लोग जैसे हरियाणवी हैं, हमारी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम पक्षपात नहीं करेंगे कि बच्चा किसी भी बच्चे के साथ कि तुमने हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हारी जो वर्ड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी नहीं है। तो इसके लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करेंगे, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करेंगे, जिससे कि उनके क्या नहीं हो, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह ना हो। नेक्स्ट है कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होता और आंतरिक पर आधारित होता है। तो इसमें मैंने बताए थे, इसने 3 लेवल दिए हैं और कितनी हर एक लेवल में 2 स्टेज दी हैं, तो टोटल कितनी होगी, 6 स्टेज हो गई। तो पहली 2 स्टेज तो बच्चा परिवार से जैसे दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी साधन सापेक्षता। तो पहला तो भाई बच्चे को या तो दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, इस वजह से कोई भी कार्य करता है। दूसरा बच्चा साधन सापेक्षता में कुछ जो साधन सापेक्षता का मतलब है कि अगर इसके किसी भी बच्चे के पापा बोले कि तुम मुझे खुजली कर दो, मैं तुम्हें कर दूंगा, मतलब साधन के सापेक्ष, किसी भी वस्तु के सापेक्ष कोई भी कार्य करता है। जैसे कोई बच्चा ये करेगा तो मैं ये करूँगा, तो उसमें आ जाता है साधन सापेक्षता में। लेकिन जो दूसरा लेवल है हमारा सेकंड लेवल, जिसको बोला जाता है कन्वेंशनल लेवल, उसमें भी बच्चा समाज के नियमों को इसलिए मानता है कि उसको दंड मिलेगा समाज के या कानून से। लेकिन जो थर्ड जो हमारा लास्ट वाला जो लेवल है, जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसमें क्या करता है बच्चा आंतरिक रूप से खुद ही अपने मन से ही ये चीज़ें मानने लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा है समाज के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में हम रहने के लायक नहीं, अच्छे नहीं हैं, हमारे समाज के लिए चीज़ अच्छी नहीं, तो आंतरिक रूप से उसके ऊपर बाह्य मानकों पर वो आधारित नहीं रहते फिर। तो ये कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट है एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है। यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, उसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है अनुवांशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन को देखो कितने, अगर क्वेश्चन को यहीं तक पूछा जाता है कि उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, तो हम किसके साथ जाते हैं, हेरिडिटी के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा। अब चिंतन तो किससे, हमारे जो चिंतन को हम माप नहीं सकते, तो ये किस में आ जाएगा, ये डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो डेवलपमेंट को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो ये किस में जाएगा, वातावरण में जाएगा। तो बालक का इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित करता है किसको, वातावरण द्वारा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल फॉर स्टूडेंट, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन को मतलब ज़्यादा बढ़ाती है। तो ऐसी कौन सी तकनीक है, जैसे एक बहुचयनात्मक परीक्षण देना। अगर हम बहुविकल्पी देंगे, उनमें से एक बच्चा छांट देगा, तो उसमें क्या चिंतन होगा बच्चे का, कोई क्रिटिकल थिंक मतलब उसमें सोच नहीं पाएगा। विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य देना। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बोल दिया कि इसको क्रम में लगाओ, इस क्रम में ये घटना, इस क्रम में ये हुई, तो वो भी क्या होगा, वो भी सीमित है। हम इसमें ऐसे प्रश्न देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में जब बच्चा खुला सोच सके, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्यपत्र करने को देना जिसमें उनकी पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना होगा। तो ये दोबारा से स्मरण करना, ये भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्न प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए।
तो इसमें बच्चा ये हमारा क्या रहेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं वो सभी क्रिटिकल थिंकिंग के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा लाल बहादुर शास्त्री क्यों महानतम प्रधानमंत्री है, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें अपने दिमाग में, उसके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी थॉट्स हैं वो लिख सकता है, बता सकता है। उसका समर्थन करेगा तो क्यों वो समर्थन कर रहा है, और अगर उसका खंडन करेगा, उनकी आलोचना करेगा, क्यों अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उसको डिफेंड करेगा या उसको रिफ्यूज करेगा तो क्यों कर रहा है, मतलब क्यों अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो वो अपनी बातों को बताएगा, तर्क करेगा। तो ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो यहाँ पर किशोर और किशोरियां, तो मैंने इसमें आपको कल भी बताया था जब हम पीआरटी का पेपर कर रहे थे, जिसमें इसमें कितनी 8 स्टेजेज हैं। सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी जो हमारी तो एक बार फिर और आज दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको, ये बार बार आ रहा है तो आपको बार बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में रहेगा। तो पहली थी मैंने बताया कि ट्रस्ट वर्सेज मिस्टर्स 0 से 18 वर्ष। दूसरी ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। तीसरी थी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है पहल बनाम अपराध। तो ये रहेगी 3 से 5। इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी याद रखना, 3 से 5 साल, जिसको प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। तो कौन सी अवस्था रहेगी, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। फिर इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी रहेगा 5 से 13, स्कूल का जो एज रहती है बच्चे की वो रहेगी। नेक्स्ट जो अभी पूछी गई है वो पूछी गई है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेज जो कि 13 से 21 साल के बच्चों की जो अवस्था है वो रहेगी, जो कि किशोर अवस्था में रहेंगे। फिर नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, जो कि यंग एडल्ट हैं, 21 से 40 वर्ष तक का जो पीरियड रहेगा वो रहेगा इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। और फिर है नेक्स्ट है जनरेटिव वर्सेज स्टैग्नेशन, तो ये रहेगा मिडल एडल्ट में, मिडल एडल्ट 40 से 65 साल। और लास्ट में रहेगी इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर्स, डिस्पेयर्स ये रहेगा 65 वर्ष से ऊपर वाले के। ये जो एरिक्सन है, इन्होंने जो पूरे जीवन को बांटा था मानव के, तो इसीलिए इन्होंने ये कितनी 8 स्टेजेस दी हैं। तो आपको 5 या 6 तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, ऊपर की 6 से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये आपको ध्यान रखना। लगभग आपको यहाँ तक इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन तक तो याद ही रहना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी और अवस्थाएं भी, तो यहाँ तक पूछा जाता है। तो इसमें सबसे लास्ट में रहेगा, ये आपको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। 5 तो आपको वैसे ही याद हो गई होंगी। पहली है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी, अब किशोर अवस्था की रहेगी आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो इसमें पूछा गया था कि एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो ये क्या होता है इसमें, जो किशोर किशोरियों द्वारा जो पहचान बनाम भूमिका, जिसको हम आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन बोलते हैं, इसमें क्या करता है, पहचान बनाने के लिए किशोरों को विभिन्न भूमिकाओं को समन्वित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा ना कर पाने पर किशोर या फिर जो हमारे युवा बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, या फिर उनमें क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट है किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। तो किशोर विद्यार्थियों के लिए कार्य करते समय कौन सी योजना उपयुक्त रहेगी अध्यापक के लिए, विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमानुसार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, एक झुका हुआ समतल था पहाड़ी को बनाना, निर्माण करना। तो यहाँ पे पूछा है कि किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय कौन सी उपयुक्त कार्य योजना रहेगी। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बच्चा मतलब ज़्यादा नहीं सोच पाता, जो किशोर अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन का जो है वो विकास हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। नेक्स्ट है वे बालक न्यून दृष्टि से माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो ये दृष्टि से क्वेश्चन है, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है, ये आपको वैसे याद करना, 20 से 70 या 20 से 200 जिनकी हो तो उनको क्या बोला जाता है, न्यून दृष्टि के माने जाते हैं। अब वैसे भी आप देख सकते हैं 20/20 होगी तो अच्छी होगी, 6/6 भी होगी तो अच्छी होगी लेंस, लेकिन 20/10 का कोई मतलब अच्छा ही होगा, 20/30 तो नॉर्मल ही रहेगी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें वैसे भी आप आंसर कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना, जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
तो इसमें जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो क्या करता है, अध्यापक के प्रश्नों को निर्देशों की सहायता से अपनी समझ से निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे निर्देश, अध्यापक क्या देता है, निर्देश देता है। निर्देश यहाँ पे देखो किसमें, अनुवंशी विधि में खुद खोज करता है, समस्या में भी खुद अपनी चीज़ों को सोचता है। वो सबसे पहले तो कारण जानता है, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। तो परियोजना में भी प्रोजेक्ट कार्य भी वो खुद ही करता है। लेकिन जो मार्गदर्शित अनुवंशी अधिगम है, इसमें टीचर्स का मार्गदर्शन उसको मिलता है। सेकंड रहेगा इसका। नेक्स्ट है बालक के लक्षण। जब तक किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है और सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है, कुंठा के समय विदेशियता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तो ये संकेत किसका है, ये अटेंशन डिफिशिट हाइपर डिसऑर्डर का रहेगा। तो ये अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। वो ना एक मतलब अटेंशन नहीं दे पाते चीज़ों के ऊपर, और बहुत जल्दी जल्दी वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ना ही वो समाज की परवाह करते सामाजिक नियमों की। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से तो ये सामाजिक संज्ञान सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बंडूरा। ये सबको ही पता होगा। वैसे ही ब्रोफेनर के पास सिद्धांत, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है उसमें, तो आप देख लेना। इसका जो क्या जाएगा राइट आंसर, परिवार, साथी और विद्यालय किस में आएंगे, माइक्रो सिस्टम में आएंगे। फिर माइक्रो के बाद दूसरा रहेगा, उसमें मेजो सिस्टम में क्या रहेगा, इनकी अंतरक्रिया आएगी, परिवार उनके साथ बच्चे की, या फिर जो उसके साथी हैं उनके साथ। फिर इस तरह से ये लास्ट तक ये 5 स्टेजेस हैं। आप एक बार इनको रीडिंग कर लेना, शॉर्ट वीडियो डाली हुई मैंने वहाँ से। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दिया, कल भी क्वेश्चन आया था, इसमें उसकी सहायता से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सीमा पूछ ले कि उसकी सहायता से वो प्राप्त कर लेता है अचीवमेंट को उसको। तो ये रहेगा हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो क्षेत्र उसे प्राप्त करना है वो उसकी सहायता से प्राप्त कर लेता है। लेकिन सबसे उच्चतम स्तर पूछे जाए तो संभावित विकास का क्षेत्र हो जाएगा। और अगर पूछा जाए जो सहयोग दिया जा रहा है, जैसे कि अधिक कुशल साथी की सहायता से जो सहायता दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मूल चिंतन होता है, बिल्कुल होता है, परिकल्पनाओं का निर्माण भी होता है, आशावादी आइडियलिस्टिक रीजनिंग भी होती है, अमूर्त तर्कना भी होता है, लेकिन स्थानिक तर्कना नहीं होती है, स्पेशल रीजनिंग नहीं होती है। इसमें 3 तरह से चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके चीज़ों के बारे में सोचना, ये 3rd स्टेज में ही विकसित हो जाती है बच्चे में। नेक्स्ट है पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं, लेखन कौशल पर्याप्त है पारुल को मुख्यतः। तो यहाँ पे बस आपको वर्ड्स को पकड़ना है। यहाँ पे पठन वर्तनी और विज्ञान में ग्रेड बिल्कुल न्यून है, तो पठन मतलब वो पढ़ने में थोड़ा सा मतलब उसको क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो ये क्या रहेगा, डिसलेक्सिया रहेगा। पठन से संबंधित, अगर गणित से संबंधी आती तो डिस्कैलकुलिया हो जाता है, लेखन से संबंधित ज़्यादा होती, यहाँ पे लेखन कौशल पर्याप्त है तो यह डिस्ग्राफिया भी नहीं है, लेखन से होता तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो यहाँ पे अपने पर्पज पर, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये उसका पर्पज हो सकता है। मतलब पर्पज के कोई पर्सन का बताना है कि कौन सा पर्सन सही रहेगा कि अपने प्रयोजन पर विवेचना कर सके विद्यार्थी। आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लक्ष्य बनाया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है बस यही निर्धारित किया जा रहा है। आप अपने जीवन के किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, ये भी सिर्फ बातें सोच, लेकिन इसमें आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये राइट आंसर है। तो कि करने से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस जो जिस चीज़ में कार्य का होने का ज़्यादा बोध हो उसकी ओर जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करेंगे। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। प्रतिभाशाली स्पेशल क्लासेस बिल्कुल सही, रेमेडियल टीचिंग ज़्यादा नहीं दी जाती प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। त्वरण भी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है, सामान्य कक्षा में संवर्धन भी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है किशोर जन्म मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं, किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है। तो ये आपका थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये रहेगा बुलिमिया नर्वोसा। तो ये आपको देख लेना। इस जब बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य करने लगती हैं तो उसको बोला जाता है बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो समावेशी से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में तो हम लेते नहीं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में, ये भी गलत है। हमें सामान्य कक्षा में सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है, चाहे किसी भी आवश्यकता के बच्चे हों। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय नहीं देना है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, बिल्कुल सही है। पूरे समय मतलब जब तक स्कूल लगता है उस टाइम तक। ये फोर्थ आंसर सही जाएगा इसका। नेक्स्ट है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे जो इमोशन होते हैं उसके बारे में, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। संवेग जीवन की स्थायी नहीं होते, कभी भी परमानेंट नहीं होते। संवेग आते जैसे क्रोध होगा इंसान का 2 मिनट में, फिर वैसे का वैसा हो जाता है। संवेग आंतरिक उद्दीपकों द्वारा जागृत होते हैं, बिल्कुल आंतरिक उद्दीपकों नहीं, बिल्कुल नहीं, आंतरिक से नहीं होते। बाह्य चीज को ज्यादा देख के हम रिएक्ट करते हैं, तब हमारे संवेग उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो वो उसको देख के आ रहा है, तो अंदर से कुछ ज्यादा इनका रिलेशन नहीं है। संवेगों की निश्चित भावाभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है, नहीं, ये भी गलत है। भिन्न भिन्न अर्थ के लिए अलग अलग संवेग, ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो इसका राइट आंसर फट जाएगा। अधिगम के द्वारा हम संवेगों को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा और उसको गुस्सा आ रहा है और सामने अगर कोई भी अनजान पर्सन बैठा है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, तो इसे उसका जो अधिगम है वो परिवर्तित, अधिगम से क्या उसके संवेग परिवर्तित। लेकिन अगर है कोई जैसे अनपढ़ है या फिर वो जैसे बोलना चाहे वैसा ही बोलेगा, तो ये अधिगम के द्वारा परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, अधिगम उपागम का स्टूडेंट जो अप्रोच है उसका उपयोग करते हैं, तो इसमें ये क्या रहेगी? गहन शैली रहेगी, डीप स्टाइल रहेगा ये। नेक्स्ट है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे उसको क्या, इसको कहते हैं भाषा का व्यवहारिक रूप। नेक्स्ट है, अधिगम की व्यवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। तो इसमें एक दूसरे, अधिगम की पूछी है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक दूसरे साथी सभी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, तो वो रहेगी कोऑपरेटिव लर्निंग। लेकिन टीम टीचिंग में तो टीचिंग की जाती है, ये अधिगम से, लर्निंग से रिलेटेड नहीं रहेगी। अन्वेषण अधिगम तो डिस्कवरी लर्निंग अलग कंसेप्ट हो गया, जिसमें खोज मतलब बच्चा खुद से खोज करके क्या चीज़ों को सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्वकथनीय अनुमान प्रारूप से होता है, बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति एक उनके विकास में समान होते हैं, समान नहीं होते भाई सभी व्यक्ति। विकास अनुवांशिक वातावरण का उत्पाद है, सही है। विकास समाकलन के सिद्धांत पर है, बिल्कुल इंटीग्रेशन के है, सेपरेशन के सिद्धांत पर नहीं है। तो ये आपको याद रखना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ये गार्डनर की दो जो बुद्धि हैं, एक अंतःवैयक्तिक एक अंतरावैयक्तिक, इनमें बहुत से कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसमें आपको याद रखना है अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक होती है वो खुद से रिलेटेड होती है, लेकिन जो अंतःव्यक्ति होती है वो दूसरों से होती है, जिसको बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर थर्ड जाएगा। अंतरा को आपको वैसे भी याद रख सकते हैं कि अंतरा आते ही आपको ये ध्यान रखना कि आपकी बेटी है अंतरा, तो आपसे रिलेटेड है, तो आप ऐसे ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं। तो इंट्रापर्सनल क्या रहेगा? खुद से रिलेटेड, लेकिन जो इंटरपर्सनल है वो दूसरों से। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांस्कारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है साध्यात्मक विचार, ये आपको वैसे याद रख लेना है। और इसमें विकेंद्रीकरण होता है, चीज़ों को अलग अलग करके संज्ञानात्मक मानचित्र में हमारे जो दिमाग है, दिमाग के ज्ञान का प्रयोग करते हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान में किशोरावस्था को परिभाषित किया है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाती है। ये तो बिल्कुल हमारी जो डेफिनेशन है इसकी कोई याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसको आप वैसे ही याद रखेंगे। इसकी ये किसने दी थी? A.T. जेरासिल्ड के द्वारा दी गई है। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।